नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीते कुछ दिनों से बिहार में ऐसी बयानबाजियां हो रही है जिससे बिहार का सियासी पारा हाई है और तमाम सवाल भी सुलग रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार नहीं हो। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ लेंगे। अब तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो नारायण का खाता खुलेगा, ना बीजेपी का खाता खुलेगा। मोदी जी को भी ऐसी लोकसभा। दरअसल तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में हैं, जहां वो एक के बाद एक हुनकार भर रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलजेपी राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पीयूष जी से लेना चाहूंगी। पीयूष जी, ऐसी क्या डील हो गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि डील हुई है आप लोगों में, बताएंगे जरा? सभा जी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, जिस जनता ने 2020 में एनडीए सरकार को जनमत देकर, बहुमत देकर बिहार की गद्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेतृत्व में सौंपने का काम किया था, उस सरकार को तेजस्वी यादव जी लालू परिवार द्वारा अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और आरोप नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। आपने बहुमत परीक्षण, सदन में बहुमत परीक्षण के कार्य को देखा होगा और बहुमत परीक्षण के 12 फरवरी के दिन और उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा किस प्रकार धन और बल का प्रयोग करके और बिहार विधानसभा के सदस्यों को एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए मना करना, अपने सोशल मीडिया पोस्ट, ट्विटर हैंडल पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी द्वारा पोस्ट करना कि बिहार में खेला होगा, यह सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कहलाता है कि और क्या कहलाता है? यह क्या संदेश देना चाहता है? यह क्या संदेश देता है? और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा को भंग करके चुनाव करना चाहते हैं जी। सरकार को अस्थिर करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। बिहार की 13 करोड़ जनता भली भांति जान चुकी है और देखने का काम कर रही है कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी और सत्ता के लोलुप में कब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाए, सत्ता लोलुप में और सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है और आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि ये दोनों के बीच में मैच फिक्स हो गया है कि हम सरकार को गिरा करके विधानसभा चुनाव करवाने का काम करें। सभा जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूं को बिहार की 13 करोड़ जनता ने 2020 में बहुमत देकर के 2025 तक शासन करने की जिम्मेदारी दी है और मैं
दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि यह सरकार 2025 तक बिहार की सेवा करने का काम करेगी, बिहार को विकास करने का काम करेगा और अब डबल इंजन की सरकार से जी केंद्र के पैसों द्वारा बिहार में विकास की जो रफ्तार है वह बहुत तीव्र गति से चलने वाली है। चलिए ठीक है, अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सवाल जी, जिस तरीके से इन लोगों का स्वार्थपरक और अनैतिक गठबंधन बना है और एक रोजगार मुखी सरकार का गला घोट कर उसके बाद आप देख रहे हैं जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद का, उसके बाद से ही तो पूरा वहां खेला शुरू है। अंदर ही अंदर महागठबंधन में खास करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच नूरा कुश्ती शुरू है। आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं सदन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग आपस में ही भिड़े हुए हैं और कहीं से मैच्योर्ड गठबंधन दिखाई पड़ ही नहीं रहा है और सफर बिहार की जनता कर रही है। बिहार का विकास अवरुद्ध है, न तो अधिकारी लगाम है, अधिकारियों पर लगाम है, न तो अपराधियों पर लगाम है। अपराधी से लेकर अधिकारी तक बिहार में बेलगाम है। चौओर हत्या, लूट, बलात्कार लगातार आए दिन देख रहे हैं। तो इस सबसे साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ही कमजोर किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। यह हम लोगों का आरोप नहीं था। जब महागठबंधन में नीतीश जी आए तो खुद नीतीश जी ने कबूला, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी से कहा कि मेरी पार्टी को समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक सोची समझी साजिश के तहत हमें कमजोर किया और हम आज 3 नंबर पे हैं। अगर आप हमें साथ नहीं देंगे तो फिर हमारी पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते देश का संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जो और पूरे देश में नफरत का वातावरण है, इसलिए आप शरण दीजिए और हम लोग आए, मिलकर एक अच्छा गठबंधन बनाएं और संकल्प लें इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हटाने का काम करें। तो आपने उनका निर्णय था, उनका संकल्प था। आपने देखा 17 महीने के अंदर महागठबंधन में आने के बाद इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए देश के संविधान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर नीतीश जी निकले भी। तरह तरह के बयान, आरोप आपने उनके जुबान से सुना, लेकिन फिर इस बीच में किस दबाव में, किस प्रेशर में, किस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति हुई, जबकि अमित शाह जी ने भी कहा कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने भी तरह तरह के आरोपों से उन्हें नवाजा। आपने देखा किस तरीके से सदन के अंदर भी एक बयान पर, बाहर और अंदर गिराने वाले बात पर मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा, उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक नेत्री आंसू बहाने का काम किया। पूरे देश में इन लोगों ने एक नया परसेप्शन बनाने का काम किया, लेकिन सारे चीज को भूलकर फिर ये लोग, सत्ता के लोभी लोग, एक मंच पर आए और क्या इन लोगों के अंदर मैच फिक्सिंग था, क्या डीलिंग था, तो ये लोग बताएंगे। लेकिन अभी जो 1 महीने से 28 के बाद से अभी तक, आज जो है कि 22 तारीख है, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना और तल्ख अंदाजी आप सदन के अंदर में देख रहे हैं, सत्ता पक्ष आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इस सबसे साफ जाहिर होता है कि नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो। भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं चाहती है, लेकिन दोनों का इसी सवाल पर डील हुआ होगा, क्योंकि ये 3 नंबर की पार्टी है। नीतीश जी को लगता है कि एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो हमारी पार्टी कुछ मजबूत होगी। लेकिन एक बार सवाल फिर से लिया जाएगा, पहले मैं
मोदी जी के पास चले जाते हैं। सजग हो चुकी है जी। अब थोड़ा चुप हो जाइए अरुण जी। नहीं ठीक है अरुण जी, अब मयंक मोदी जी को बोलने दीजिए। ठीक बोलिए। क्या लगता है आपको, डील हो गई है क्या बीजेपी और जेडीयू में? तेजस्वी यादव तो पूरा दावा कर रहे हैं कि डील हो गई है। देखिए, बयान जो राजद की ओर से है वो बड़ा हास्यास्पद बयान है और काफी अधूरा बयान है, जो कि अपने गेट पर नो एंट्री और पलटू चाचा का बोर्ड लगाने वाले लोग जो हैं वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये डील हो गई, वो डील हो गई। अरे आप पहले अपनी पार्टी की चिंता कीजिए ना भाई। एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छीछे नजर आते हैं। हर पल सत्ता को तरसते लालू परिवार के चश्मो चिराग श्री तेजस्वी यादव जी सत्ता से बाहर होने के बाद बुरी तरीके से असंतुलित हो गए हैं। चुनावी समय में जहां सारी राजनीतिक पार्टियों में आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर गहमा गहमी है, वहीं राजद के युवराज जो हैं वो 2024 की लोकसभा की चिंता छोड़कर कथित विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में भी उनकी पार्टी 2019 की ही पुनरावृत्ति करने जा रही है। मैं उन्हें पर्सनल लेवल पे देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि उन्हें राहुल गांधी जी से थोड़ी प्रेरणा कम लेनी चाहिए, क्योंकि उनके संसर्ग में रहने के कारण जो राजनीतिक परिणति आज कांग्रेस की हो रखी है। कुशवाहा जी किससे प्रेरणा ले रहे हैं? वो कहीं राजद की होने की भी प्रबल संभावना है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा तो परेशान हो जाएगा। उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, एक एक करके सबसे सवाल ले रहे हैं ना। ठीक है, बोलिए मयंक जी। माँ बाप की पार्टी का दावा करने वाले तेजस्वी यादव जी क्या बिहार को वापस से माँ बाप और उनके कथित मामा जी के युग में वापस ले जाना चाहते हैं? ये उनसे मेरा बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, आज सिवान में जो चले हैं कथित विश्वास यात्रा निकालने, उन्होंने कहा कि अब एसटीडी युग का जो अंत हो चुका है और अब मोबाइल का दिन है, तो माई समीकरण का जो उनका जो कहिए वोट बैंक है वो तो दरकता नजर आ रहा है। हिना साहब को तो उन्होंने आज बकायदा ठेंगा दिखा दिया। आप जब से इनकी सरकार गिरी है और जब से बाकी चीजें आप देखिए कि इन्हीं के समीकरण के जातिगत समीकरण की जो राजनीति राजद हमेशा से करती आई है, मुसलमान पक्ष का कड़ा विरोध इनको झेलना पड़ रहा है। उसके बाद भी कहिए कि हमारे ऊपर कहिए उंगली उठा रहे हैं। खुद का किला जो है वो दरक रहा है। खुद में परिस्थितियां आपको वापस से माँ बाप युग में ले जाने की जरूरत आ रही है। मैं तो लेकिन अब तो वो ठीक कर रहे हैं ना, अब तो ठीक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो माई बाप का कुछ और मतलब बनाया है, ये वो माई बाप तो नहीं है। मैडम मैं कहता हूँ माई बाप के साथ मामा भी जोड़ लीजिए ना। इनके मामा जी भी काफी फेमस हुआ करते थे। माई बाप मामा युग में ले जाइए, वही दिखाइए जो कि सच्चाई है। ये छदम रूपी कहिए विकास का जो चेहरा ओढ़ने की जो कवायद है उसे ना उड़ा जाए। बकायदा माँ बाप और मामा युग की जो इनकी शुरुआत है उसकी शुरुआत आज हमने देखी। और सिवान में और बाकी पूरे बिहार में जो इनका माई समीकरण जो कथित तौर पे परंपरागत वोट हुआ करता था वो तो पूरी तरीके से दरक चुका है। बाकी सारी जगह पे अब सौरभ भाई भी जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा बेहतर इस समीकरण को कोई नहीं पहचानता है, नब्ज पहचानते हैं। उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि किस कदर मुसलमान समाज में जो इनका परंपरागत वोट बैंक था उसमें किस कदर कहिए कि इनके खिलाफ रोष है। और उसके बाद से बैठे वहां पे सत्ता से बाहर जब से हो रखे हैं असंतुलित अवस्था में दिन भर यही कयास लगा रहे हैं कि भैया आज गिर जाए तो कल गिर जाए तो आज चुनाव हो जाए। और ये जो कह रहे हैं कि 2020 का अनैतिक समीकरण, 2020 में जनादेश किसको मिला था अरुण जी? 2020 में जो जनादेश था वो एनडीए की सरकार को था। किन्हीं परिस्थितियों वश मुख्यमंत्री जी जो हैं वो आपके पास चले गए। और अभी जो कहिए जब से मुख्यमंत्री जी ने इनके कथित राजद के मंत्रियों के विभागों की जांच करने के जब से आदेश दिए तब से कहिए कि स्थितियां जो हैं वो और ज्यादा विकट हो रखी हैं और ज्यादा तकलीफ में है राजद के लोग। जी चलिए ठीक है मैडम जी, शशि जी से सवाल ले लेते हैं, फिर सीधे सौरभ जी के पास चलेंगे। शशि जी, क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं? देखिए, जो परिस्थिति बिहार में बना है वर्तमान हालात को देखते हुए, तो नीतीश जी अभी न 3 में है न 13 वाले हालात में है। अब नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है। अब वो ऊपर से जो मोदी जी एंड शाह एंड कंपनी जो आदेश देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा नीतीश जी को। आप देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जब आदरणीय तेजस्वी जी के पास 5 मंत्रालय 4 मंत्रालय था तो लोग बोलते थे कि 4-4 मंत्रालय रखें। आज तो 8-8 7-7 मंत्रालय लेके लोग घूम रहे हैं। क्या विधायकों की संख्या की कमी है क्या कि मंत्रालय नहीं वितरण हो रहा है, या नेताओं की कमी है, या इनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है जो मंत्रालय नहीं वितरण कर रहे हैं? ये हालात बना हुआ है। और अब नीतीश जी का व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा इस अलायंस में। अभी जो नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, उनका कुछ नहीं चलने वाला। वो जो ऊपर से आदेश आएगा उसको फॉलो करेंगे। और जहां तक महागठबंधन की बात हुई, हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। नीतीश जी को तो पहले ही हम लोग बोल रहे हैं
कि जो देश हित में कदम उठाना चाहिए वो उठाना था। तो नीतीश जी तो सृजन घोटाला को छुपाने के लिए, क्या ऊपर से अब आदरणीय सौरभ जी भी जुड़े हैं, तो उनसे ज्यादा कौन जानता है कि किस दबाव में ये लोग इधर से इधर किए। अब इसमें देखना एक चीज और है कि कितना दिन नीतीश जी उस अलायंस में रहते हैं और कितना दिन दबाव झेलते हैं। उनके पार्टी टूटने का भी डर है। कारण यह है कि कई एमपी को लगातार ऊपर से ही दबाव बनाया जा रहा है शाह एंड कंपनी के द्वारा। कई एमएलए उनके संपर्क में है। कभी भी हो सकता है 10 सीट, अभी हल्ला है जो मार्केट में राजनीति में चर्चा है कि 10 लोकसभा का सीट दिया जा रहा है जेडीयू को। तो इस तरीके का दबाव अगर नीतीश जी झेल पाएंगे तब राजनीति आगे बढ़ेगा। देखेंगे परिस्थिति क्या होता है। चलिए शशि जी, जी शशि जी, कांग्रेस को पता चला कि नहीं अभी तक कि बिहार में कितनी सीटें मिल रही है लोकसभा की? नहीं, हम लोग फाइनल स्टेज में है। आप देखे होंगे सपा से क्या चर्चा तो कुछ होगी ना? जैसे आपने बताया जदयू की चर्चा है कि 10 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के बारे में तो नहीं, कांग्रेस के बारे में तो कुछ चर्चा होगी ना कि कितनी सीटें मिलेगी? वो जो सही है वो सबके सामने आ जाएगा। 2 से 3 दिन लगेगा। अलायंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गठबंधन दल का और जारी हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है। तो वैसे तो एनडीए का भी क्लियर हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार जब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं, उनकी जनसभा भी हो रही है। स्टार्टिंग 20 फरवरी को हुई थी जब वो मुजफ्फरपुर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तो कॉमन बात यही है कि जहां जहां तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां अपने भाषण के दौरान वो एक चीज को जनता के सामने जरूर रख रहे हैं। वो जनता के सामने इस बात को रख रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है वो बिहार विधानसभा को भंग करेंगे और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होगा। लेकिन मेरी जो जानकारी है या मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल मैं इस खबर को पूरी तरीके से नकारता हूं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इसके लिए दोषी जो है वो बीजेपी पार्टी है, क्योंकि जदयू में क्लियर है कि जदयू के तरफ से मंत्री कौन कौन बनेंगे। उनका विभाग भी पहले से तय है, लेकिन अब चूंकि वो गठबंधन में है तो वो अपना अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, वो कैबिनेट का विस्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे ये तय है। जो पुराने मंत्री हैं लगभग सबको रिपीट किया जाएगा। 2-3 मंत्रियों का जो हो सकता है उनका मंत्रालय बदले, या 2-3 ऐसे मंत्री हैं जिनको ड्रॉप भी किया जा सकता है और उनके जगह पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन फैसला जो है वो बीजेपी को करना है। कारण बीजेपी मंत्रिमंडल में नए चेहरे को शामिल करना चाहती है और कुछ पुराने चेहरों को भी मौका देना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए काफी चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव। उसमें बीजेपी चाहती है कि हर तबके के जो नेता हैं उनके पार्टी में सबको खुश किया जाए। तो चुनौती जो है वो बीजेपी में है और सबको पता है कि बीजेपी में बिहार में ये तय नहीं होगा कि कौन नेता कौन मंत्री बनेंगे, वो तय होगा दिल्ली में। और दिल्ली में जो नेता तय करेंगे वो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही तय करेंगे, यानी जब वो फ्री होंगे तभी वो तय करेंगे कि बिहार में कौन कौन नेता कौन कौन मंत्री बनेगा। तो इस वजह से जो कैबिनेट का विस्तार है उसमें देरी हो रही है और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सत्र जैसे ही खत्म होगा, 29 को सत्र खत्म हो जाएगा, 29 फरवरी को, तो हमको मेरी जो जानकारी है कि 1 या 2 मार्च को कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन ये चीजें आई कहां से? आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था उस समय भी आरजेडी के नेताओं के द्वारा या जो महागठबंधन के नेता थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भंग करने जा रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा भंग करने जा रहे हैं और वो चुनाव में जाएंगे और कुछ दिनों के लिए हो सकता है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन वो चीजें गलत निकली। तो जब नीतीश कुमार ने ओथ ले लिया, जब इनके और एनडीए की अगर बात करें तो 8-9 लोगों को मंत्री बना दिया गया,
उसके बाद नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग क्यों करेंगे? बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये सबको पता है कि कोई भी विधायक ये नहीं चाहता है कि समय से पहले विधानसभा को भंग किया जाए। तो 1.5 साल के आसपास का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विधायकों में एक नाराजगी आएगी, और उनके विधायकों में नाराजगी पहले से ही है। आपने देखा कि कैसे बहुमत जुटाने के लिए इस बार नीतीश कुमार को या बीजेपी को कैसे पसीना बहाना पड़ा। एक एक विधायक उस समय कैसे बहुमूल्य थे बीजेपी के लिए, और एक एक विधायकों को कैसे खींच कर लाया जा रहा था विधानसभा में, ये हमने देखा था उस दिन। तो अभी सबको पता है कि एक एक विधायक की अहमियत क्या है। ऐसे में आपके विधायक पहले से नाराज चल रहे हैं। अगर आप 1.5 साल पहले विधानसभा को भंग करेंगे तो उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपकी पार्टी में जो टूट की संभावना है, जो अभी थोड़ा बहुत आपने सरकार बना लिया, बहुमत साबित कर लिया, विश्वास मत हासिल कर लिया, तो आपकी सरकार स्टेबल है, बच चुकी है। तो आप क्यों चाहेंगे कि आपके ऊपर संकट मतलब समय से पहले आ जाए? तो मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा को भंग करेंगे नीतीश कुमार, और लोकसभा और विधानसभा की एक साथ चुनाव होगा। नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए थे, उसके पहले ही उन्होंने शर्त रखी थी बीजेपी के सामने कि मैं चाहता हूं कि दोनों चुनाव एक साथ हो, लेकिन बीजेपी ने उनका जो कंडीशन था नीतीश कुमार का, उसको नहीं माना था बीजेपी ने अपने पहले तमाम विधायकों से बात की थी, लेकिन कोई भी विधायक तैयार नहीं था, तो बीजेपी ने नकार दिया था, और उसके बाद बैकफुट पर आ गए थे नीतीश कुमार। तो ये चीजें उसी समय खत्म हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव अपने भाषण में जनता के सामने बार बार यह क्यों कर रहे हैं? तो तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता के सामने, बिहार के लोगों के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा हो, लोग कंफ्यूज करें, जो विधायक हैं उनको लगे कि हो सकता है एक साथ चुनाव हो और उसके बाद एक भगदड़ की स्थिति पैदा हो। मुझे लगता है तेजस्वी यादव की यही मंशा है, और इसीलिए ये लोगों के पास जाके बार बार कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव होगा, बिहार विधानसभा भंग होगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पहले हो। जी बिल्कुल। अरुण जी, क्यों भ्रम फैला रहे हैं तेजस्वी यादव? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सभा जी, पूरा विस्तार से सौरभ जी बता रहे थे, उसमें कुछ हद तक सही उनका आकलन था, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि नीतीश जी अपनी शर्त को रखे थे भारतीय जनता पार्टी। ये वो शुरू से चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, क्योंकि ना तो नीतीश जी को अपने विधायकों पर अब भरोसा है, न ही उनके विधायकों को अब नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, न ही नीतीश जी को बीजेपी पर भरोसा है, न तो बीजेपी को नीतीश जी पर भरोसा है। तो नीतीश जी अपना फ्यूचर को देखते हुए इस तरह का जो अभी फिलहाल उनके वर्तमान दिमाग में इस सब बातें चल रही है, ये सच्चाई है, ये भ्रम फैलाने की बात नहीं है। वर्तमान राजनीति को अगर आप देखें, नीतीश जी जब से शपथ ग्रहण लिए हैं और सरकार जब एनडीए का बना है, तो देख लीजिए ना, 1 महीने से अंदर खाने में सब कुछ वेल नहीं है, अंदर खाने में नूरा कुश्ती जारी है। चाहे विभाग बंटवारा को लेकर आपने शुरू में देखा, गृह विभाग को लेकर तानातानी था, नीतीश जी अपने मन मुताबिक सीएम को बनाना चाह रहे थे। अरुण जी आपके लिए तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, आप लोगों ने दरवाजा तो खोल ही दिया है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, नीतीश जी को पूरा यह भरोसा है कि लोकसभा चुनाव को निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमको रहने नहीं देगी, वो निकलने के लिए तैयार है। और अब किस दबाव में फिलहाल निकलने के लिए अरुण जी बिल्कुल निकलने के लिए तो आप लोग भी तैयार थे। आप लोग भी तो बार बार मांग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनाना चाहिए, नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के अंदर सौरभ भाई सारी बात को A to Z पूरी सदन में जो लेकिन बिहार विधान आपके नेता सभा क्या में कहते थे, आपके कार्यकर्ता क्या कहते थे, आपके ऑफिस के सामने जो बैनर और पोस्टर लगाए जाते थे वो क्यों लगाए जाते थे? अब कार्यकर्ताओं की तो भावना, दिली इच्छा रहती ही है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री हो जाए, हमारे नेता मुख्यमंत्री हो जाए, वो अलग। लेकिन तेजस्वी यादव जी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री ही बनना होता 2020 में ही बन गए होते, क्योंकि हमारे नेता सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, सिद्धांत की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। 2020 में कैसे बन जाते हैं अरुण जी? बन जाते। अब जिस तरीके से बहुमत भी तो चाहिए ना बनने के लिए। सौरभ भाई, जोर तोड़ की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सत्ता का प्रलोभन देने की जो राजनीति कर रही है, एन कैन प्रकार बहुत दरवाजे थे, समझौता ही कर लेते भारतीय जनता पार्टी के साथ, चले जाते, मुख्यमंत्री बन जाते तेजस्वी यादव जी बिहार के, नीति सिद्धांत को तिलांजलि दे देते, लालू यादव इस बार आपने कोशिश की ना, इस बार तो आपने कोशिश की ना, लेकिन उल्टा हो गया, आपकी की पार्टी टूट गई। बिल्कुल नहीं, कोशिश नहीं इसको कहिए। अभी भी वहां तो आक्रोश है ही जदयू में, भारतीय जनता पार्टी में। अब उस आक्रोश को किस तरीके से शासनादेश के बल पे, शासन प्रशासन के द्वारा ये किया गया, आपने ही खुद जग जाहिर किया, किस तरीके से खींच खींच के जबरन लाया गया, किस तरीके से अब तांडव मचाया गया। ये तो लोकतंत्र का खुलेआम जो है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने धज्जियां उड़ाने का काम किया, माखोल उड़ाने का काम किया। आपने सारी बातों को इस डिबेट में भी रखा और देश की जनता ने भी देखा, स्वीकार किया। भले भी सदन में विश्वास मत नीतीश जी हासिल कर लिए, लेकिन देश और प्रदेश की जनता का तो विश्वास मत हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने हासिल किया, पूरे मीडिया हाउस ने सराहा। तो इसलिए मैं समझ गया अरुण जी, ये धर्म की नहीं, ये सच्चाई है। और यह मुख्यमंत्री जी का जो है छटपटाहट, तिलमिलाहट, ये साबित करता है। और ये राजनीति, इससे नुकसान बिहार की जनता को हो रहा है। अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं, विस्तार का बंटवारा, विस्तार नहीं हुआ। आपने तो कहा ना सौरभ जी, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहां लोकतंत्र नहीं है, साहब का जो आदेश ऊपर से आएगा 1 मिनट में हो जाएगा। जब वहां सहमति से कुछ नहीं होता, मोदी जी और शाह जी का ही लेटर आना है, तो क्या विलंब है, क्यों नहीं वहां विस्तार हो रहा है? ठीक, मान लिया जाए वहां हो जाएगा। नीतीश जी को किसने रोका है? अपने कोटे की मंत्री परिषद का वो विस्तार कर दे, मंत्रिमंडल का, जिसके वो जो विभाग देना है, वो चाहते हैं कि साथ में हो, वो चाहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है। इसका मतलब दोनों में आपसी खींचतान है, चाहे मामला जो हो, ऑल इज वेल नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है। अब कल ही ये तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ऑल इज वेल मेरे लिए, लेकिन नहीं सौरभ भाई, ठीक है अरुण जी, बात को समाप्त करें। मैं 10 सेकंड, सौरभ जी, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो ठीक है, लेकिन जनहित में तो ठीक नहीं है ना। हम जनहित में सोचते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, सोचना भी चाहिए जनहित में, लेकिन सोचना भी बिहार वासियों के लिए ठीक नहीं है। आज किस तरीके से अधिकारी अपराधी बेलगाम है बिहार में, किसका नुकसान हो रहा है सौरभ जी? जी बिल्कुल पीयूष जी, सारा कंफ्यूजन जो है ना वो बीजेपी के कारण ही हो रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, चर्चा खत्म हो जाएगी कि बिहार विधानसभा भंग होगी, दोनों चुनाव एक साथ होंगे। सौरभ जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और इनके नेता क्या बिहार की जनता को अज्ञानी समझते हैं क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तेजस्वी यादव जी सदन में कह रहे थे, अभी इनके प्रवक्ता भी बताने का काम कर रहे थे, जनता देख रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सरकार के नीतीश को, हमको सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता का सुख हमें नहीं चाहिए, और सदन में भी कह रहे थे कि हम तो बाहर से समर्थन देना नीतीश जी को चाहते थे।
तो इनसे तो बेहतर सीपीआई और सीपीआई-एमएल है ना बिहार में। जो सीपीआई और सीपीआई-एमएल सरकार का साथ भी दिया और बिहार में सत्ता का पद भी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं बना। तो आखिर ये फिर किस परिस्थिति में मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे? यदि इन्हें सत्ता का लोलुप नहीं था, सत्ता सुख नहीं चाहिए था, सत्ता की प्राप्ति नहीं चाहिए थी, तो मंत्रिमंडल में क्यों शामिल हुए थे? ये बाहर से समर्थन देने का काम करते। सीपीआई और सीपीआई-एमएल ने जनता दल यू को मुद्दे पर पीयूष जी मुद्दे पर काम किया, लेकिन पीयूष जी मुद्दे पर आते हैं। पीयूष जी मुद्दे पर आते हैं। आज का जो डिबेट है, जो मुद्दा है, हम लोग उस पर आते हैं। अभी जो कह रहे थे कि जनता को अज्ञानी समझ रहे हैं, बिहार की जनता को। अब जो मुद्दे की बात है, ये जो कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार हमारा आज होगा, कल होगा, 10 दिनों के बाद होगा। इन्हें बेचैनी क्यों है? क्यों बेचैनी है? हम डबल इंजन की सरकार से बिहार में पीयूष जी इन्हें तो डर इस बात की है ना कि आप लोग हो सकता है बिहार विधानसभा बंद करा दे और दोनों चुनाव एक साथ आप लोग कराने के मूड में है। सौरभ जी, बिहार की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल धोखा देने का काम नहीं करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता ने 2025 तक जनादेश देने का काम किया है। 2020 में जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश 2025 तक है। और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू कल ही परसों ही जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव संजय झा जी का भी बयान आ चुका है कि कोई उपचुनाव बिहार में नहीं होने जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बेचैनी इन्हें है, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चूंकि इन्हें सत्ता की लालसा है, कब मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति की इच्छा है, इन्हें बेचैनी है। अभी ये सत्ता की गद्दी, अभी सत्ता से ये हटे हैं, ये विचलित हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी सत्ता से हटते ही विचलित हो चुके हैं। चूंकि जो सत्ता में 5 मलाईदारों के विभाग में थे, जो भी उनके द्वारा भ्रष्टाचार करने का काम किया गया था, अब ये सत्ता से बेदखल हुए हैं, तो इनकी बेचैनी हो गई है। अब बेचैनी में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि जनता दल व भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधानसभा का उपचुनाव करवाना चाहती है। हम बिहार में कभी भी विधानसभा का उपचुनाव नहीं होने देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पीयूष जी वो उपचुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधा चुनाव की बात कर रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि आप लोग बिहार विधानसभा को भंग करेंगे और वापस से चुनाव में जाएंगे। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं वो। सौरभ जी, कोई विधानसभा भंग होने की बात नहीं है। जनता दल एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हमने विकास का वादा किया है और ये कह रहे थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार से विकास कार्य रुका हुआ है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, 10 से 12 दिन अभी हुए हैं। हजारों तकनीकी सेवा में हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री ने 12 दिन कैसे हुआ पीयूष जी 12 दिन कैसे हुआ? मेरी जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को आपके नेता ने ओथ लिया था। तो आप बता दीजिए ना। एक मिनट, सदन में बहुमत साबित किए हुए 10 से 12 दिन हुए हैं सौरभ जी। नहीं, विश्वास मत छोड़ दीजिए ना। बाकी हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। दूसरी चीज, भवन निर्माण, सुन लीजिए, दूसरी चीज, भवन निर्माण विभाग में भी हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तकनीकी सेवा में हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम सरकार कर रही है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल भागलपुर में IIM और IIT की स्थापना करने का काम किया गया। सौरभ जी, स्थिति ये है, अब डबल इंजन की सरकार बिहार में एक बार फिर से जंगल राज को समाप्त करके विकास की पटरी पर आई है और इन्हें बेचैनी है। ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, विकास कार्य बाधित है, तो विधानसभा का
विधानसभा भंग होने जा रहा है, न कोई विधानसभा भंग होने जा रहा है, न कोई विकास कार्य बाधित है। अभी शिक्षकों की नियुक्ति को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। सौरभ जी, एक एक विकास कार्य को, बिहार की जनता से किए गए वादे को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ही पूरा करने का काम करेगी। इन्हें सत्ता से हटे हैं, इन्हें फ्रस्ट्रेशन है, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी, अभी सदन का बहुमूल्य काल चल रहा है और सदन में जन भावनाओं की बातों को, जनता की आवाजों को रखने का काम होता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं, एक दिन की सदन की कार्यवाही में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वह जनता की गाढ़ी कमाई के खर्च होते हैं। और सदन की कार्यवाही छोड़ करके अब तेजस्वी यादव कौन यात्रा पर, किसी यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को पहले पश्चाताप यात्रा करने की आवश्यकता है, उन्हें जन विश्वास यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। 17 महीनों के शासन काल में, चलिए पीयूष जी, समय की कमी है, हमको सबके पास जाना है। पीयूष जी, समय की कमी है। अरुण जी, आप लोग क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन में है? अभी आपको, आपके नेता को सदन में होना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष है और अभी यात्रा निकाले हुए हैं। फरवरी के बाद भी वो यात्रा पर जा सकते थे, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जनता मालिक है। अब 17 महीने में हमने जो काम किया, जिस तरीके से आप अनैतिक गठबंधन बना के एनडीए ने, तो वो सदन जब खत्म हो जाती तो भी आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते थे। वहाँ हो क्या रहा है आप देखिए तो, मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं हुआ, इसी की तो चिंता है। इसीलिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है ऑल इज वेल वहां नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है, जनता का विकास अवरुद्ध है, सारा चीज तो चौपट है। न तो अधिकारी सुनते हैं, न ही अपराधी बेलगाम है बिहार में। आप देखिए ना, हत्या, लूट, बलात्कार जारी है। आप देख लीजिए ना 20 दिन के अंदर में ग्राफ कितना हाई हो चुका है। ठीक है अरुण जी, कोई मतलब है नहीं तो जनता मालिक को तो हमें बताना है ना। हमारे आदरणीय नेता 17 महीने में जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, गिना रहे हैं। और 17 साल में इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल बताना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल। मयंक जी, आपको भी लगता है कि इस वक्त सदन चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को सदन के अंदर होना चाहिए, ना कि अपनी यात्रा पर? यात्रा वो 10 दिन के बाद भी कर सकते थे, लोगों के बीच वो 10 दिन के बाद भी जा सकते थे। इतनी जल्दबाजी, इतनी बेचैनी की जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्हें सदन में रहना चाहिए था और पूरी पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए था। अभी सदन का बड़ा महत्वपूर्ण काल चल रहा है और जो कथित तौर पे नौकरियों की बात करने वाले लोग हैं, जो कथित तौर पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जब सदन में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जब बहस चल रही है तो पूरा का पूरा जो कहिए विपक्ष का जो खेमा है और जो बाकी जो इनके जो गठबंधन के अलाई दल हैं, पूरा पक्ष ना बोलिए, ये शर्म क्यों लग रहा है? सत्ता पक्ष ने खुद घेरा, ये तो अरे आप गायब रहे अभी, आप तो जीरो पर आउट हैं, आपको तो कहीं अता पता नहीं है, हाउस में है। अरुण जी समय की कमी है, बोलने दीजिए एक एक करके। अरुण जी आप अपनी बात को रख चुके हैं, आप अपनी बात को रख चुके हैं, समय की कमी है, सबके पास जाने दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी की बेचैनी मैं बता देता हूँ। अरुण जी अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को घुसा करके जिस तरीके से स्वास्थ्य के बजट का खेला बेला किया गया है, उसके पीछे जांच का जो नया दायरा जो उनके ऊपर आने वाला है, उसको लेकर के ये गहमा गहमी है, भाग करके जनता में दौड़ रहे हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एम्बुलेंस घोटाला जो हुआ है, अरे आप अपना जो एम्बुलेंस करोड़ों का टेंडर दे दिया, ये ना बोलिए, जानकारी नहीं, मुद्दे पे बात करिए ना। भेजने की साजिश चल रही है, बेतुकी बात कर लेना, बेतुकी बात है। अभी रुक जाइएगा 2-4 दिनों में। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है, शौचालय घोटाले की जांच करवाइए। गड़बड़ी की खबर है। आप सौरभ भाई, गड़बड़ी तो हुई है। जदयू के एमपी चंदेश्वर सिंह के बेटे ने करोड़ों रुपया उस समय आप भी थे अरुण जी, उस समय आप भी थे सरकार में जब ये चीजें उजागर हुई थी ना, उस वक्त आप चुप थे क्योंकि आप साथ में थे। अब विपक्ष में आ गए हैं तो आप उसी को मुद्दा बना रहे हैं।
मैं तो सौरभ जी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सत्ता से बाहर जाने के बाद किस कदर सत्ता का कहिए जाने का दुख है कि पूरा डिबेट में अपने इन्होंने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कहिए कि इनको यही चिंता लगी हुई है कि मंत्री का क्या होगा, फलाना क्या होगा। अरे भैया आप अपनी, या तो आप सत्ता सदन में चिंता रहिए, क्यों नहीं होगा? विपक्ष में चलिए जनता की आवाज मयंक है। जी समय की कमी है, मयंक जी समय की कमी। एक मिनट सर, एक मिनट। या तो सदन में रह के जनता के मुद्दे उठाइए और नहीं तो ठीक से यात्रा ही कर लीजिए। दोनों ही में आपका मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि सत्ता जाने की जो आपकी तरह बिलबिलाहट जीरो है, मेंबर हैं वो क्या? आपसे- सदन वो में आपसे भी हमारे सदस्य आवाज उठा रहे हैं। कहाँ आपकी उठा रहे तरह हैं? सदन जीरो से पे तो कल आउट हो रहे हैं। गायब देखिए ना, गायब राष्ट्रीय होने की जनता दल के तस्वीरें, राष्ट्रीय जनता दल गायब के होने की सबसे बड़ी तस्वीरें कल पार्टी सबने है। देखी हैं। सारे एमएलए सबने हमारे वहाँ देखी हैं। मौजूद हैं। उपेंद्र जी को न कल कल पता करिए कहाँ हैं। कल सबने देखी है। उपेंद्र जी से मेरा क्या वास्ता? पहले जरा लगता है मुझे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, नाम नीचे से पढ़ लीजिए। चश्मा का नंबर लगता है आपका थोड़ा ठीक दिखाना नहीं, पड़ेगा। नहीं, चलिए मयंक जी चलिए अंतिम समय की कमी है। मयंक जी, शशि जी के पास चलते हैं। शशि जी के पास अंतिम कमेंट। आप लोग सच में फ्रस्ट्रेशन में है, जल्दबाजी में है, इसीलिए आप लोग जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, एक चीज जानना होगा कि जो नीतीश जी बहुमत साबित करने के बाद सदन में जो पहली कैबिनेट का बैठक किया था, उसको शायद आप लोग में से कुछ लोग अगर गौर से पढ़े होंगे तो देखे होंगे, नीतीश जी उसी चीज को दोबारा घोषणा किए जो ऑलरेडी 17 महीनों में हम लोग के महागठबंधन के सरकार के द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने फिर से घोषणा किया कि बिहार में 2000 सरकारी पंचायत सरकार भवन बनेंगे। उन्होंने जो डाटा ऑपरेटर का वैकेंसी के बारे में बात हो रहा है, वो ऑलरेडी प्रोसेस में था महागठबंधन सरकार में, उसका टेंडर तक हो चुका था, जिसको ये लोग दोबारा रिलीज करके टेंडर कैंसिल करवाए हैं। 2 दिन पहले टेंडर कैंसिल होता है। और जो हम लोग के गठबंधन में जो विकास का रफ्तार बढ़ा था, जिस तरीके से सरकारी, चलिए शशि जी के हमारे साथ संपर्क उनका टूट गया है। तो सब्बा जो आज का मुद्दा था उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, हालांकि तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं, उनके पास क्या तर्क है, वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करेंगे, दोनों चुनाव एक साथ होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मेरे पास जो खबर थी उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में या बिहार विधानसभा को भंग किया जाएगा और दोनों जो चुनाव है वो एक साथ होंगे। सब बात बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार में बयानबाजियों का दौर जारी है। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विधानसभा भंग करने वाले हैं, बट ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार की सियासत क्या नया मोड़ लेती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।